नॉज पीस। सरफराज ने जब आंख उठाकर उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। उसकी चमकदार, बड़ी और पुरअसर आंखें तुनी हुई अबरुओं के नीचे रोशन चरागों की तरह दिखाई दे रही थीं, जिनमें वो कुछ देर के लिए खो गया था। सिर्फ आंखें ही तो थीं जिन्हें सरफराज देख सकता था, क्योंकि उसने खुद को बुर्का में छुपा रखा था। उसकी गोल मटोल सी हैत सरफराज को भा गई। जब वो करीब से गुजरी तो खुशबू का हल्का सा झोंका सरफराज के वजूद में उतरता चला गया। उसके दिल में उस लड़की का नाम जानने, उससे मिलने और बातें करने की शदीद ख्वाहिश पैदा होने लगी। लेकिन करे भी तो क्या, वो जा चुकी थी। सरफराज ने नया नया ही दाखिला लिया था, इसलिए 2-4 लड़कों के अलावा किसी से वाकफियत भी नहीं थी। एक दिन सरफराज ने उस लड़की का नाम मालूम करके उसे मुखातिब किया, मायरा, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। तब सरफराज उसके बारा में चलने लगा और फिर उसका नाम लिया। मायरा, मेरा नाम मायरा है, फरमाइए क्या बात है? उसका लहजा रोखा था। सरफराज ने अपनी धड़कनों और ज़बान पर काबू पाते हुए किसी तरह अपना मुद्दा बयान किया। लेकिन मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। वो तेज़ कदमों से बदस्तूर चलती रही। इस बार उसका लहजा तल्ख था। सुनो तो मायरा। उसने सरफराज को अपनी बड़ी आंखों से घूर कर देखा। ओह सॉरी मायरा, सरफराज ने माजरत की। मायरा आगे बढ़ गई और सरफराज उसको तब तक देखता रहा जब तक कि वो दिखाई दी। काफ़ी दिन तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। फिर एक दिन मायरा अपनी सहेली के साथ उसके शोबे के फंक्शन में गई और इत्तेफाक से सरफराज भी वहाँ किसी के साथ पहुँच गया और दोनों की मुलाकात हुई, जिसमें मायरा ने उस दिन के अपने सख्त रवैये के लिए माफ़ी तो नहीं मांगी, अलबत्ता इजाले के तौर पर दोस्ती कर ली। लाइब्रेरी और शोबे में जब भी दोनों का आमना सामना होता तो सलाम दुआ हो जाता, लेकिन एहतियातन दोनों बात नहीं करते। जब मायरा ने कोई सुध ही नहीं ली, तब एक रोज़ सरफराज ने लाइब्रेरी में पढ़ रही मायरा की मेज़ पर कागज़ का पुर्जा रखा और चला गया। कुछ देर बाद मायरा लाइब्रेरी के पास वाले पार्क में पहुंची, जहां सरफराज पहले ही बेचैनी से मुंतज़िर था। उसने मायरा के ये पूछने से पहले ही कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है, खुद ही शिकायत शुरू कर दी। अब हम दोस्त हैं, फिर भी तुम नहीं मिलती हो, ये क्या तरीक़ा है? ऐसे दोस्ती की जाती है? मैं नहीं मिल सकती, मुझे पसंद नहीं, बिला वजह। ओह शिट, अच्छा ठीक है, आओ कुछ देर यहाँ बैठते हैं। सरफराज ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन वो खड़ी ही रही। अगर तुम्हें यहाँ मिलना ठीक नहीं लगता तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलोगी। नहीं, यहीं ठीक है, मायरा ने आहिस्ता से कहा। बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें मोमो कह सकता हूँ। मायरा, में क्या खराबी है? सवाल के बदले सवाल सुनकर सरफराज हड़बड़ा गया। ठीक है, मायरा ने हामी भरी और सरफराज को ऐसा लगा कि वो नकाब के अंदर मुस्कुराई भी। क्या मैं तुम्हारा चेहरा? सरफराज इतना ही कह सका, फिर मायरा की आंखें देखकर खामोश हो गया। नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं खोलती, मायरा ने बड़े एतमाद से कहा। उस पर सरफराज ने अपनी मंतिक पेश की कि बहुत सी लड़कियां बुर्का पहनकर भी चेहरा नहीं ढकती। हाँ, लेकिन इससे बुर्का पहनने का क्या फ़ायदा? ऐसा करना मुझे तो हरगिज़ पसंद नहीं, इसलिए नोज़ पीस लगाती हूँ, मायरा ने समझाते हुए कहा। ओके ओके, अपने मोबाइल फ़ोन में ही अपनी तस्वीर दिखा दो, सरफराज मुलतजी हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो। सरफराज, ज़िद ना करो। इस बार उसका लहजा नरम था, शायद इसीलिए सरफराज मान भी गया। ठीक है, मत दिखाओ, लेकिन ये नोज़ पीस क्या है? सरफराज ने सवाल करते हुए मायरा की तरफ देखा। बुर्का के अलावा चेहरे को ढकने वाला कपड़ा, मायरा ने जल्दी से कहा। चेहरे को ढकने वाला कपड़ा? तो इसे फेस पीस क्यों नहीं कहते? अफ अफ अफ, अब मुझे जाना चाहिए। मायरा ने इधर उधर देखा। हाँ ठीक है, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। सरफराज ने उसे रोकना चाहा। फिर कभी, फ़िलहाल मैं जाती हूँ, किसी ने देख लिया तो मुफ्त में मशहूर हो जाऊंगी। वो चली गई और सरफराज हसरत से उसे दूर तक देखता रहा। उसके लिए ही बड़ी बात थी कि मायरा अब इससे कम से कम बात करने लगी थी। इस अधूरी मुलाकात के बाद वो दोबारा मुलाकात के लिए बेचैन रहने लगा। चूँकि मायरा ने सबके सामने बात करने से मना किया था, इसलिए मुलाकात की कोई सूरत नहीं निकल रही थी और ख़ुद को साबित करने के लिए फ़ोन नंबर अब तक तलब नहीं किया था। ये भी डर था कि कहीं मना कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा।
उसने बड़ी मुश्किल से मायरा की दोस्ती हासिल की थी। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे मायरा को तकलीफ पहुंचे। बमुश्किल जब सरफराज काफ़ी दिन बाद मायरा से मिला तो इतने दिन ना मिलने का शिकवा किया। मायरा ने संजीदा नज़रों से सरफराज की तरफ देखा और ठंडी आह ली। कुछ देर बाद जब शिकवे शिकायतें दूर हो गईं तो सरफराज ने फिर वही नोज़ पीस वाला मौजू छेड़ दिया। मोहतरमा, इसे फेस पीस क्यों नहीं कहते? हद है, आप अभी भी इसी बात को लिए बैठे हैं। आपको क्या करना है मुझे नहीं पता है कि नोज़ पीस क्यों कहते हैं और फेस पीस क्यों नहीं कहते, मायरा ने परेशान होते हुए कहा। नकाब, ढाटा और हिजाब, ये नाम तो मैंने सुने थे। ये नोज़ पीस ज़बरदस्ती गढ़ लिया आप लोगों ने। आपने जितने भी नाम अभी गिनवाए हैं जनाब, उन सब में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। शायद इसे नोज़ पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाक को ढक लेता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लफ्ज़ नया ही है, मैंने अभी कुछ साल पहले ही से सुना है। शायद 10 साल पहले। क्या तुम अपना नोज़ पीस खोलकर मुझे दिखाओगी? आखिर मैं भी तो देखूं क्या फ़र्क होता है इसमें। और सरफराज ने संजीदगी से कहा। सरफराज, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली। मायरा हंसी और चली गई। सरफराज और मायरा कभी कभार मिलते, लेकिन सरफराज की उम्मीद बर नहीं आ रही थी। वो तो मायरा के करीब बैठकर उसके गोरे और खूबसूरत हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे मोहब्बत की बातें करना चाहता था, लेकिन उससे रोमानी बातें करके सरफराज उसे नाराज़ भी नहीं कर सकता था। कुछ और मुलाकातें हो जाने के बाद सरफराज की हिम्मत बढ़ी। उसने मायरा से उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया। फिर उसने मायरा को लंच पर बुलाना शुरू किया। इस काम में उसे बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिली। बहरकैफ दोनों शहर के एक परसुकून रेस्तोरां में मिले, क्योंकि चहल पहल वाली जगहों पर किसी वाकिफ़ कार के मिल जाने का अंदेशा ज़्यादा था। खाने का ऑर्डर सरफराज के कहने पर मायरा ने दिया। दोनों खामोश बैठे, कभी होटल की खूबसूरती को देखते तो कभी चोर निगाहों से एक दूसरे को। सरफराज ने देखा कि मायरा का हाथ मेज़ पर है, जिसके आधे आधे नाखूनों पर मेहंदी की लाली मज़ीद दीदाज़ेब लग रही थी। वो बड़ी नज़ाकत से अंगुश्ते शहादत को जुम्बिश दे रही थी, जिससे उसकी उंगली के जोड़ों पर बारीक सी स्लोटें पड़ती और दुरुस्त हो जाती। सरफराज को महसूस हुआ कि मायरा की उंगली पर बार बार गुलाब खुल रहे हैं और बाकी उंगलियों पर पहले ही छोटे छोटे गुलाब खुले हुए हैं, जिनकी खुशबू में वो गर्क हुआ चाहता है। मैं तुम्हारा हाथ छू सकता हूँ? सरफराज ने अचानक सुकूत तोड़ा। खिलाफे उम्मीद इस सवाल से मायरा से टपटा गई और उसने मेज़ से अपना हाथ फौरन खींच लिया। डरो मत, मैं ज़बरदस्ती नहीं पकड़ूंगा, सरफराज ने इत्मीनान दिलाया। जब खाना आया तो सरफराज को लगा कि अब वो खाना खाने के लिए अपना नोज़ पीस ज़रूर हटाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मायरा ने बड़े ही सलीक़े का मुज़ाहरा किया। वो एक हाथ से नोज़ पीस थोड़ा सा उठाती और दूसरे हाथ से नवाला मुंह में रख लेती। ये देखकर सरफराज को लगा कि जैसे हाथी अपनी सोंड से मुंह में खाना पहुंचाता है, मायरा भी वैसा ही कुछ कर रही है। उसका जी चाहा कि ज़ोर से हंसे, लेकिन ज़ब्त कर गया। बहरकैफ चेहरा देखने का ये आइडिया भी फ्लॉप रहा। खाने के बाद सरफराज ने मायरा की पसंद का डिज़र्ट ऑर्डर करने को कहा। पहले तो मायरा ने मना किया, लेकिन बाद में अपनी पसंद की बटर स्कॉच आइसक्रीम मंगाई। क्या तुम्हें बटर स्कॉच बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा, बचपन से। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई दूसरा फ्लेवर कब खाया था। आइसक्रीम के बैग सरफराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब आप सिगरेट पीना पसंद करेंगी क्या? मायरा चौंकी। हाँ, सिगरेट तुम अपने नोज़ पीस के अंदर ले जाकर कश ले सकती हो। क्या बकवास कर रहे हो? कहते हुए वो हंसने लगी और उसे देखकर सरफराज भी। आप पीते हो सिगरेट? मायरा ने ताज्जुब से पूछा। अरे नहीं, कभी नहीं। मैंने आपको लंच पर बुलाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके खाने और पीने का ख्याल रखूं। ओह बस बस, इतनी शानदार दावत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मायरा ने ज़ोर से कहा और दोनों हंसने लगे। सरफराज अपने बिस्तर पर लेटा छत की तरफ देख रहा था, लेकिन असल में वो मायरा के ख्यालों में गुम था। फिर उसे याद आया कि तांगे वाले सवारी पहुंचाने के बाद जब वापसी की सवारियां ढूंढते हैं
तो उस वक्फे में वो अपने घोड़ों का मुंह चारे के थैले में डालकर उनके कानों पर थैला लटका देते हैं और वो उसी में मुंह डाले हुए चारा खाते रहते हैं। क्या वो घोड़े का नोज पीस होता है? उसके होठों पर हंसी फैल गई। अगले ही पल वो ये सोच रहा था कि मायरा अगर नोज पीस के अंदर से सिगरेट का कश लेती तो उसने तसव्वुर किया कि धुआं नोज पीस के निचले हिस्से से निकल रहा था। सरफराज ठहाका लगाकर हंस पड़ा और उसके रूम पार्टनर की नींद खुल गई। ये सारी बातें वो अगले दिन मायरा को बताना चाहता था, फिर सोचा उसे बुरा लगेगा इसलिए नहीं बताई। मायरा के नोज पीस का सरफराज पर कुछ ऐसा असर हुआ था कि सरफराज ने खुद को बहुत अच्छी तरह समझा लिया कि वो अब मायरा का चेहरा देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बावजूद मायरा से उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। दोस्तों के साथ कभी आइसक्रीम खाने का मौका आता तो वो बटरस्कॉच फ्लेवर ही खाता। डेट शेक, खजूर का शेक, शौक से पीने वाला, अब बटरस्कॉच शेक पीने लगा था। यहाँ तक कि एनर्जी ड्रिंक्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स, कुकीज़ और केक्स में भी वो बटरस्कॉच फ्लेवर तलाश करने लगा था। एक मर्तबा घर से आते वक्त ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर सड़क पर आइसक्रीम वाला नजर आया। वो झट से उसके पास जा पहुंचा। बटरस्कॉच फ्लेवर कोन तो मिल गई, लेकिन ट्रेन जाती रही। किसी तरह किस्तों में हॉस्टल पहुंचा। उस रात थकान की वजह से जब वो गहरी नींद में डूबा तो उसने ख्वाब में देखा कि शब ज़फ़ाफ़ का मौका है। पहले उसने मायरा को भारी भरकम मलबूसात और जेवरात से आज़ाद किया, फिर उसे बाहों में उठाकर निहायती नफीस बाथ टब में लिटा दिया जो पहले ही बटरस्कॉच आइसक्रीम से लबरेज था। ख्वाब में भी उसने मायरा का चेहरा नहीं देखा, देखा भी हो तो उसे सुबह तक याद नहीं था। उसने याद करने की कोशिश भी की, अलबत्ता सुबह तक सरफराज को ये ज़रूर याद था कि मायरा की जल्द उससे कहीं ज़्यादा मुलायम है। इसलिए बार बार वो अपने जिस्म के उन हिस्सों पर हाथ फेरता रहा जो ख्वाब में मायरा से मिस हुए थे। मायरा के लाइब्रेरी ना आने पर सरफराज पार्क में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता या तख़य्युलात के घोड़े दौड़ाता। अब उसे उस बात का आराम था कि वो मायरा से फ़ोन पर बात कर लेता था। मायरा भी आमने सामने बात करने की बनिस्बत फ़ोन पर बात करने में ज़्यादा सहज महसूस करती थी। सरफराज को अब भी याद था जब उसने मायरा से पहली बार फ़ोन पर बात की थी। रात का वक्त था और आंधी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हॉस्टल की लाइट जा चुकी थी और अंधेरे में दोनों तरफ के हॉस्टलर्स तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर भी वो काफ़ी देर तक मायरा से बात करता रहा था। सरफराज मुस्कुराया। सुबह और शाम हवाओं में खनकी महसूस होने लगी थी। मौसम खुशगवार था। एक शाम जब सरफराज ने मायरा से सुबह मिलने को कहा तो उसने बताया कि वो अलग सुबह घर जा रही है। सरफराज परेशान सा हो गया। क्यों और किसके साथ? उसने फ़ौरन पूछा। अरे अपने घर जाने के लिए भी वजह ज़रूरी है। मैं अकेली जाऊंगी, अक्सर अकेली ही जाती हूँ। ओह, माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सरफराज ने प्यार से कहा। बस से जाओगी या ट्रेन से? बस का सफ़र आसान है मेरे लिए, वैसे भी दूर नहीं है। ठीक है, तो सुबह मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आ रहा हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं चली जाऊँगी। हाँ ठीक है, चली जाना, लेकिन मैं बस स्टॉप तक ज़रूर चलूँगा। तुम्हें नहीं पता, आजकल माहौल ठीक नहीं है। सरफराज, क्या आपको नहीं लगता आप ज़िद्दी होते जा रहे हैं? हाँ, शायद थोड़ा सा, वो हंसा। रक्षा वाले ने रक्षा धीमा किया क्योंकि बीच सड़क पर उसे कोई नजर आया। रक्षा करीब पहुंचते ही मायरा ने सरफराज को पहचान लिया। अब रक्षा अपनी रफ्तार पर था और सरफराज मायरा के कांधे से कांधा मिलाए हुए था, जैसे नमाज में नमाजी मिलाते हैं। बस के छोड़ने में अभी वक्त था। मायरा ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर सरफराज की तरफ बढ़ाए। सरफराज उसकी आंखों में देखते देखते सारी ड्रिंक पी गया। बस मुकर्ररा वक्त पर रवाना हो गई। सरफराज चलती बस से नीचे उतरा। मायरा ने सलाम के बाद अपने खूबसूरत और नाजुक तरीन हाथ से अलविदाया इशारा किया, जो सरफराज को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी वक्त तक उसके हवास पर घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता रहा। वैसे भी उसने मायरा के हाथों और आंखों के अलावा देखा ही क्या था। एक मर्तबा सरफराज ने दिल में अहद किया कि मायरा का हाथ ज़रूर पकड़ेगा। उसने ऐसा किया भी। सरफराज ने मायरा का हाथ किस कर पकड़ा और जब मायरा ने छुड़ाना चाहा तो मज़ीद दबा दिया।
ہاتھ دبانے پر اسے ایسا لگا گویا کہ ریشم کا رومال اس نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ یہی سے ہاتھ پکڑنے کی ابتدا ہوئی۔ اگلی ملاقات جب پارک میں ہوئی تب مائرہ کی کلائیاں بھی سرفراز سے چھپی نہ رہ سکیں۔ اس نے پہلے ہاتھ پکڑا، پھر اپنی ایک انگلی اس کے برقع کی آستین میں ڈال کر آگے بڑھانے لگا، لیکن مائرہ نے دوسرے ہاتھ سے روک دیا۔ کیا میں آستین کے راستے اندر چلا جاؤں گا؟ سرفراز ہنسا، لیکن مائرہ خاموش رہی۔ پھر سرفراز نے اپنی جیب سے قلم نکال کر مائرہ کی کلائیوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے کہا، اب یہ میری پراپرٹی ہے۔ دونوں کے قہقہے بلند ہوئے اور جلدی ہی دونوں سنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اسی طرح دیر تک بت بنے رہے۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی سرفراز نے اب تک مائرہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یا شاید اب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز مائرہ اپنی پسندیدہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ چمچ کو نوز پیس ہٹا کر منہ تک لے جانے میں نوز پیس پر آئس کریم لگ گئی، جس سے وہ بڑی جذبز ہوئی اور اس نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں نوز پیس ہٹا دوں گی، کبھی وہ کام مت کرنا جس کا بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اگر تم اپنا چہرہ نہیں کھولتی ہو تو میں تمہارے اس جذبے کا احترام کرتا ہوں، سرفراز نے اسے سمجھایا۔ مائرہ رات میں کافی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ سرفراز نے نوز پیس کھولنے سے منع کیوں کیا، جبکہ وہ تو ہمیشہ چہرہ دیکھنے کی فراق میں رہتا تھا۔ بہرکیف اسے تشویش ہوئی اور وہ دیر رات تک جاگی۔ سب کچھ ویسا ہی چلتا رہا، بس مائرہ کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو لے کر سرفراز کی دیوانگی بڑھتی گئی۔ اس کی سالگرہ کے موقع پر سرفراز نے مبارکباد دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مائرہ نے بھی اپنا ہاتھ سرفراز کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرفراز نے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر ثبت کر دیے۔ دستے بوسی کا یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اس قدر قربت بڑھنے کے ساتھ ہی دونوں میں کبھی کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی، جو کئی روز تک چلتی تھی۔ مائرہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی سرفراز کو منانے کے لیے خود فون کرتی۔ آخر کار سرفراز اس قول پر عمل کرتے ہوئے، جس میں کسی رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جھک جانے کی تلقین کی گئی ہے، غلطی نہ ہونے پر بھی خود ہی مان جاتا اور فون کر کے معاملہ شروع کر دیتا۔ اس بار لڑائی کا بہانہ پہلے سے کافی الگ تھا۔ میں تمہیں جان کہتا ہوں، ڈرائلنگ کہتا ہوں، تم مجھے ڈرائلنگ کیوں نہیں کہتی، جبکہ ہم ایک ہی چمچ سے کھانا اور آئس کریم کھا سکتے ہیں۔ سرفراز کے ارمان اس وقت ٹھنڈے پڑ گئے جب مائرہ نے ایسا کہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی لیے دونوں میں بات بند ہو گئی اور یہ خاموشی پورے 2 مہینے تک قائم رہی۔ یہ سکوت بھی سرفراز نے ہی مائرہ کو فون کر کے توڑا۔ بات سے بات نکلتی گئی اور شکوے گلے ہوتے رہے۔ رات ہونے پر باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ اس وقت دونوں اپنے گھر پر اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ان 2 مہینوں میں دونوں پرندے خوب پھڑپھڑائے تھے۔ سرفراز نے اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ ان 2 مہینوں میں اس پر جو گزری وہ سب بتایا۔ مائرہ بھی خاموشی سے سنتی رہی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ کیا تمہیں میری بالکل بھی یاد نہیں آئی؟ سرفراز نے ملال کیا۔ آئی تھی، لیکن اس نے پچھتاوے سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو مائرہ، مجھے پتا ہے کبھی کبھی میں ضد کرتا ہوں، لیکن میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوں۔ آج میں تم سے اپنے دل کا سارا حال کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ سرفراز بے خودی کے عالم میں حال دل بیان کرنے لگا۔ میں تمہارے گول بازو کے تکیے پر سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں۔ مائرہ، کچھ تو بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دونوں طرف کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے اذان سنی۔ ٹھیک ہے، میں نماز کے لیے جاتی ہوں، آپ بھی جائیے۔ مائرہ نے موبائل فون رکھ دیا۔ جواب نہ پا کر سرفراز تڑپ کر رہ گیا، لیکن کیا کرتا؟ اس کے بعد سرفراز نے کچھ نہیں کہا اور مائرہ نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ ضرور ہوا کہ وہ سرفراز کو اس کے کہنے پر کبھی کبھی ڈرائلنگ کہہ دیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے، لیکن مائرہ نے کبھی اپنے دائرے کو لانگھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس سرفراز اطاولہ واقع ہوا تھا۔ وہ جب کبھی مائرہ پر خفا ہوتا تو کہتا، تم من مانی کرنے لگی ہو، میری کوئی بات نہیں مانتی ہو۔ اس پر مائرہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں دہراتی، آپ ہی کی تو بات مانتی ہوں۔ سرفراز نے مائرہ کو اب تک نہیں دیکھا تھا اور نوز پیس ہٹانے کو سختی سے منع بھی کر دیا تھا۔
इतना ही नहीं, उसने मायरा को ताकीद भी की कि उसके फ़ोन पर भी तस्वीर ना भेजे। मायरा कभी कभी फिक्र में गर्क हो जाती और देर तक सोचती रहती। इसके बरक्स मायरा पर सरफराज की दस्त दराजी बढ़ती जा रही थी। इसका हाथ अब मायरा के हाथों से निकलकर गले और गले से रेंग कर कमर तक जा पहुंचा था, जबकि मायरा की तरफ से भी सर्द आहों के साथ मुज़ाहमतें भी होती, जो 90% मुज़ाहमतें होती ही नहीं थीं। शायद इसी वजह से सरफराज मायरा की सांसों की बेतरतीबी भी कई बार महसूस कर चुका था। शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर गार्ड ने चेकिंग के बाद सरफराज को तो अंदर जाने दिया, लेकिन लेडी गार्ड ने मायरा को चेक करने के बाद चेहरा खोलने को कहा। मायरा ने मना किया तो उसे अंदर जाने से रोक दिया। क्या परेशानी है? सरफराज ने वापस आकर पूछा। सर, आप अंडर सर्वेलेंस हैं और रूल्स के मुताबिक मीम को चेहरा खोलना होगा। ये सुनकर सरफराज बड़े ही मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया और मायरा की तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग, शायद हम गलत जगह आ गए हैं, और मायरा का हाथ पकड़कर फौरन बाहर निकल गया। मौसम काफी सर्द था। आफताब की एक करन भी कई रोज से दिखाई नहीं दी थी। इंसान, चरिंद और परिंद सब अपने आशियानों में दबके हुए थे और वो दोनों अब शॉपिंग मॉल से मध्यम रोशनी वाले पुरसुकून और गर्म रेस्टोरेंट में आ गए थे। जब मैं चेहरा नहीं देख सकता तो कोई और भी नहीं, सरफराज ने हक जताते हुए कहा और मायरा के लिए कुर्सी खींची। मायरा के बैठने के बाद वो खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। सरफराज सामने बैठने के बजाय उसके बराबर में बैठना पसंद करता था ताकि मायरा से ज्यादा करीब रहे। क्या तुम सर्दी में भी आइसक्रीम खाओगी या आज कुछ? हम पहले आइसक्रीम फिर कुछ और। आइसक्रीम के बाद सरफराज ने कबाब और कोल्ड ड्रिंक मंगाई। हालांकि उसका मूड गर्मा गर्म काफी पीने का था। सरफराज ने अपने कोट में से एक किताब निकालकर मायरा को देते हुए कहा, बहुत रोमानी नॉवेल है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मायरा ने नॉवेल लेकर पर्स में रख लिया। शाम को मायरा ने फोन पर कहा, एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? मैं तो तुम्हें हर वक्त सुनना चाहता हूँ। आज मैं डर गई थी। लेकिन क्यों और किससे डर गई थी? सरफराज ने जल्दी से पूछा। आज मेरे कमरे में खुशबू आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कमरे में कोई जिन आ गया है, इसलिए मैं डर गई। फिर सूंघते सूंघते आपकी दी हुई किताब पर मेरी तलाश खत्म हुई। उसमें से बहुत तेज खुशबू आ रही थी। बाद में याद आया, ये खुशबू तो आप लगाते हैं। मैंने किताब के औराक उलट पलट कर देखे तो अंदर से भी आ रही थी। आप इतनी ज्यादा खुशबू लगाते हैं? शुक्र है तुम्हें खुशबू आ तो रही है। यहाँ तो नाक बंद है और गले में दर्द भी हो रहा है। आज की आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मुझे महंगी पड़ गई। तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्स हो तो लगा लीजिए, आराम मिलेगा। मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई, मायरा ने अफसोस जताया। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। सुबह जब दोनों शोबे में मिले तो मायरा ने अपने पर्स से विक्स की डिब्बी निकालकर सरफराज को दी। सरफराज ने डिब्बी मुट्ठी में बंद करते हुए मायरा की आंखों में आंखें डाली और कहा, विक्स देने से कुछ नहीं होता मैडम, विक्स रब करनी पड़ती है। मायरा बस संजीदगी से सरफराज को देखती ही रही। सरफराज को मायरा की आदत सी हो चुकी थी। हर वक्त मायरा उसके हवास पर सवार रहती। उसके तसव्वुर में मायरा के हाथ और आंखें घूमते रहते। उसे यकीन था कि मायरा भी उसे चाहती है, लेकिन परेशानी ये थी कि उसने कभी सरफराज के इजहार मोहब्बत को हाँ कहकर कबूल नहीं किया। इसी बात से तंग आकर एक दिन सरफराज ने मायरा से सीधे पूछा, मुझसे शादी करोगी? मायरा खामोश रही। सरफराज ने दोबारा कहा। वो फिर भी खामोशी इख्तियार किए रही। तीसरी बार गुस्से में पूछने पर मायरा ने जबान खोली, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सरफराज गुस्से में होते हुए भी मुस्कुराया और चला गया। दोनों कम्बों को ये रिश्ता पसंद आ गया। फिर क्या था, चट मंगनी और पेट ब्याह वाले पैटर्न पर अमल करते हुए सारे काम तेजी से निपटाए जाने लगे। तुम्हें शादी के जोड़े में क्या पसंद है? मेरा मतलब है लहंगा, शरारा, गरारा या बनारसी साड़ी वगैरह, उनमें से क्या? सरफराज ने फ़ोन पर राब्ता करके मायरा से पूछा। मुझे नहीं पता, जो आपको पसंद हो, मायरा शर्माई। तुम एंजेलिना जूली को जानती हो? नहीं तो, लेकिन क्यों? ओह, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। तुम तो हिंदुस्तानी फिल्में ही नहीं देखती हो तो एंजेलिना को कैसे जानोगी?
خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نکاح کے جوڑے میں تمہارے لیے ریڈ گاؤن بنانا چاہتا ہوں، جیسا اینجلینا جولی پہنتی ہے۔ جب تم پہن کر چلو گی 2 لڑکیاں اسے پکڑ کر تمہارے پیچھے چلیں گی، شہزادی لگوں گی۔ لیکن تم گھبراؤ نہیں، لباس ایک دم انگریزی نہیں رہے گا، اس میں تھوڑی تبدیلی کی جائے گی۔ اس کا اوپری حصہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، کسی کرسچن دلہن کی طرح تمہارے ہاتھوں میں گلوز اور سر پر ہیٹ ہوگا اور بڑی سی لال چادر بھی۔ تو تمہیں کیسا لگا انڈو انگلش کمبینیشن؟ بے حد عمدہ، شکریہ، کہتے ہوئے مائرہ ہنسی۔ وہ دن بھی آ گیا جب دونوں طرف کے ڈھیر سارے مہمانوں کے بیچ دونوں کا نکاح مکمل ہوا۔ رات میں سرفراز حجلہ عروسی میں پہنچا، جہاں مائرہ سکڑی سمٹی صبر کی مورت بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت قرینے سے سجایا گیا تھا، پھولوں کی خوشبو بھی خیالات کو برانگیختہ کیے دے رہی تھی۔ مائرہ سے اجازت لے کر سرفراز نے مائرہ کے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نہ جانے کون کون سے واقعات، خیالات، تصورات، تفکرات اور حالات بیان کرنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھوں کو بھی چوم رہا تھا۔ مائرہ سے نہیں رہا گیا۔ تب اس نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ اب بھی میرا چہرہ؟ سرفراز مسکرایا، ہاں ضرور، لیکن لائٹ آف کرنے کے بعد۔ مائرہ کا ہاتھ پھر سرفراز کے ہاتھ میں تھا۔ اب مائرہ کو تشویش ہوئی۔ مجھے لگتا ہے تم تھک گئی ہو مائرہ، اس نے مائرہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس 1 منٹ، میں لائٹ آف کر دوں۔ سرفراز سوئچ دبانے ہی والا تھا کہ مائرہ نے بے آواز بلند پکارا، سرفراز! سرفراز نے مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ سامنے مائرہ چہرہ کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر سرفراز کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، وہ پینک ہونے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ مائرہ بھی سرفراز کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گئی۔ سرفراز کو مائرہ کی نہ تو سرمگے آنکھیں دکھائی دیں اور نہ ہی سرخ اور نازک ہونٹ، نہ ہی چہرے کی ملاحت اور نہ ہی طلوع آفتاب کی طرح روشن پیشانی۔ مائرہ ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ دہاڑتے ہوئے سرفراز نے بجلی کی سی صورت کے ساتھ مائرہ کو جا دبوچا، اسے بیڈ پر پٹک کر گاؤن سے اس کا چہرہ اس قدر کس کر لپیٹنا شروع کر دیا کہ وہ جھٹ پٹانے لگی اور اس کی آواز بھی گھٹ رہی تھی۔ سرفراز نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ بڑی چادر جو مائرہ نے اوپر سے اوڑھ رکھی تھی اسے بھی اس کے چہرے پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سرفراز کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مائرہ اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکی اور کچھ ہی دیر میں ساکت ہو گئی۔ جب سرفراز کو لگا کہ اب مائرہ کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی ہے، تب اس نے مائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے پاس لیٹ گیا۔ مائرہ گاؤن میں لپٹی ہوئی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا لال گاؤن خاص اسی مقصد کے لیے بنوایا گیا تھا۔